जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ERNA में बोले तो एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस गाइस, जिसमें हम लोग आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की उसको कवर अप करते हैं। ओके, सो गाइस डेली जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक PYQ का क्वेश्चन जो है वो लेके आती हूँ, वैसा क्वेश्चन मैं आज लेके आ गई हूँ और ये 2023 का हमारा PYQ का क्वेश्चन है। एंड देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, CBDC की बात की जा रही है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है यहाँ पे। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग डॉलर, US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम की स्विफ्ट सिस्टम या US डॉलर को यूज़ किए बिना भी आप डिजिटल फॉर्म में करेंसी का पेमेंट कर सकते हो। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रही है अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्टर्ब विथ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट, कि एक टाइम फ्रेम के हिसाब से आप उसको स्पेंड कर सकते हो, इस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउ करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों में से करेक्ट है? पहली करेक्ट है, दूसरी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है? आपने अभी के अभी जाके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वो भी आपको वहीं पे बाद में मिल जाएगा। ओके गाइस, सो चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से, जो कि है पेज नंबर 7 पे। अब आर्टिकल जयशंकर जी से रिलेटेड है। आपको पता है कल ही हमने न्यूज़ में कवर अप किया था कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, वो कहाँ पे है? वो UK में है, राइट। एंड वहाँ पे किस से रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही थी? वहाँ पे FTA से रिलेटेड बात हो रही थी ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया एंड UK दोनों कोशिश कर रहे हैं किस चीज़ की? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस्टेब्लिश करने की। ऑलरेडी 13 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस इनके हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल आउटपुट तक पहुंचा नहीं है। और दोनों कंट्रीज इस विचार में है कि 2024 में दोनों कंट्रीज में इलेक्शंस होने वाले, तो उसके पहले इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या करा जाए? फिक्स करा जाए। ओके, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंटेशन पे एक प्रॉपर जगह पे, एक प्रॉपर फाइनलाइजेशन पे लाया जाए। बट उसी के साथ साथ जयशंकर जी ने एक और इशू जो है वो रेज किया है, खालिस्तान के ऊपर का इशू विथ UK लीडर्स। उनका कहना है कि लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स अबाउट प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म इन UK ड्यूरिंग हिज मीटिंग्स, कि उनकी मीटिंग्स के दौरान प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म भी देखने को मिला था। तो उन्होंने कंट्री के जो टॉप लीडर्स हैं उनको बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहना तो ज़रूरी है। हम भी डेमोक्रेटिक है, हमारी कंट्री भी डेमोक्रेटिक है, राइट। सो वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। लेकिन जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो उसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ गार्ड्स भी होने चाहिए कि आप कौन सी चीज़ बोल रहे हो। ये नहीं कि फ्रीडम मिला है तो कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि मिसयूज नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। जयशंकर जी कंक्लूडेड हिज 5-day विजिट टू UK ऑन वेनसडे एंड इसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे नेगोशिएशंस वगैरह की गई। एंड इंडियाज कंसर्न रिगार्डिंग प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म इन रिलेशन टू सेफ्टी ऑफ हिज डिप्लोमेट्स इन कंट्री वर अमॉन्ग द टॉपिक्स दैट केम अप ड्यूरिंग हिज मीटिंग्स, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म के बारे में भी बात की गई मीटिंग में। किससे? UK के होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली एंड NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टिम बैरो से। वी हैव बिन ट्राइंग टू गेट द गवर्नमेंट ईयर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट फील्स, कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है वो क्या करे, वो अपने रिलेशनशिप को एनहांस करने की कोशिश कर रही है, राइट। किस तरह की कोशिश करी? एनहांस करने की कोशिश करी। अंडरस्टूड द नीड फॉर क्लोज कोलैबोरेशन और ऑन कॉम्बैटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलिज्म, की वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलिज्म को भी इनको साथ में मिलके, एक कोलैबोरेशन में मिलके कॉम्बैट करना है। एंड एग्रीड टू डीपन एंड एक्सपांड डायलॉग ऑन दीज एंड अदर शेयर्ड कंसर्न्स। इन्हीं के साथ साथ जो दूसरे कंसर्न्स है उसके ऊपर भी। सी गाइस, हेट फैलाना ना बहुत ज़्यादा ईजी है वर्ल्ड में, राइट। आप कोई छोटे से एक रूम से ही शुरू कर लो। अगर आप एक ग्रुप में बैठे हुए हो और उसमें अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ बोल रहे हो ना, तो उसको बहुत जल्दी से सबके माइंड में वो चीज़ घुस जाएगी। लेकिन वही आप एक पॉजिटिव चीज़ बोलने की कोशिश करो तो वो चीज़ नहीं घुसेगी, राइट। उसी तरह से एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म एंड ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, उन सारी चीज़ों को मिसयूज़ उसको ज़्यादा होने से कम करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, राइट। हम देख रहे हैं ना कि वर्ल्ड में ऑलरेडी
दो जगह पे जो वॉर्स है वो चल रहे हैं, किस वजह से चल रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, एक्सट्रीमिज्म, वायलिज्म, क्या रीज़न है उसके पीछे, आप लोगों को भी पता है और मुझे भी ये चीज़ पता है, राइट। सो दे रिव्यूड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड मैप ऑफ 2030 एंड डिस्कस्ड ऑन गोइंग नेगोशिएशन। ये मैंने आपको बताया था, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात यहाँ पे करी जा रही है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द आर्टिकल। बाकी ये आपको पेज नंबर 7 पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ गाइस, जो कि है पेज नंबर 8 पे। ये अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि इंडिया टू होस्ट सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ओके, इसका फर्स्ट वॉइस कब इसका फर्स्ट समिट कब हुआ था? ग्लोबल साउथ समिट जनवरी में हुआ था 2023 के। ओके, 12th and 13th जनवरी को हुआ था। So, the Ministry of External Affairs said that India has hosted the inaugural Voice of Global South Summit. ओके, इंडिया ने इसको होस्ट किया था और अभी भी सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी इंडिया होस्ट कर रही है, फ्राइडे यानी कि आज वर्चुअल फॉर्मेट में इसको होस्ट किया जा रहा है, दूसरी बार ये होस्ट कर रहा है। ओके, एंड इट स्टार्ट विद एन इनॉग्रल लीडर्स सेशन चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि थ्रू आउट इट्स इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, इट्स यूनिक इनिशिएटिव ब्रॉट टुगेदर 125 कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ माने कि साउथ में, ग्लोबली साउथ में जो भी सारी कंट्रीज है वो 125 कंट्रीज एक साथ इस चीज़ के लिए आई है, ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव के लिए। ओके, टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, कि हमें क्या मिलेगा, हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे हम ग्लोबल साउथ की जितनी 125 कंट्रीज है वो आगे अपना अपना जो पर्सपेक्टिव्स है ना वो क्या कर सकती है, वो बता सकती है, उसको शेयर कर सकती है। Throughout its G20 presidency, the MEA said India has worked to ensure that the concerns of Global South receive due cognizance। कि जब G20 समिट हुई थी, पता है इंडिया में ही हुई थी इस बारी, राइट, एंड इंडिया के पास ही G20 की प्रेसिडेंटशिप भी थी। ओके, इससे एक सवाल बन के आता है कि G20 के शेरपा कौन थे, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे। सो कमिंग बैक, सो इंडिया ने ये इंश्योर किया था, इंडिया ने ये कोशिश की थी कि वो काम करे और जो ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स है उसको G20 की समिट में सामने रखे, ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज़ को सामने रखे। सो चलो अभी बात कर लेते हैं सेकेंड वॉइस समिट की गाइस। द सेकेंड समिट वुड फोकस ऑन शेयरिंग विद कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ कीज आउट ऑफ कि G20 मीटिंग्स में कौन सी चीज़ें हुई, क्या क्या चैलेंजेस हुए, राइट, किस तरह से इन सारी चीज़ों को डील करेंगे, ये सारी चीज़ें हुई। फर्दर द समिट विल सर्व एज प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेज टू सस्टेन मोमेंटम जनरेटेड टूवर्ड्स आवर कॉमन एस्पिरेशन, की तरफ मोमेंटम जो जनरेट होगा उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। एंड ये सबमिट किस तरह से मूव होगी ये देख लेते हैं। सेकेंड सबमिट विल बी स्ट्रक्चर्ड इनटू 10 सेशंस। क्या होगा, 10 सेशंस होंगे, राइट। एक होगा इनॉग्रल सेशन, एक होगा कंक्लूजन सेशन। सो इनॉग्रल सेशन और कंक्लूजन का सेशन जो होगा ना उसके अलग अलग थीम है। जैसे द थीम फॉर इनॉग्रल लीडर्स सेशन क्या है, थीम टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन्स ट्रस्ट, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन्स ट्रस्ट। एंड कंक्लूडिंग लीडर सेशन क्या है, उसका थीम क्या है, ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर, कि पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ एक साथ आ रहा है एक फ्यूचर के लिए। उसी तरह से बाकी बचे हुए जो 10 सेशंस होंगे मैंने आपको बताया था, तो 2 तो हो गए, एक हो गया इनॉग्रल, एक हो गया कंक्लूडिंग। बाकी जो 8 मिनिस्टीरियल सेशन है ना वो अलग अलग थीम में है। जैसे फॉरेन मिनिस्टर सेशन का थीम क्या होगा, इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ एमर्जिंग टूवर्ड्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। उसी तरह से एजुकेशन मिनिस्टर सेशन रहेगा, देन फाइनेंस मिनिस्टर सेशन रहेगा, एनवायरनमेंट मिनिस्टर सेशन रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हो सारी थीम्स एंड सेशंस यहाँ पे गाइस दी हुई है। सोर्सेज सेड दैट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वुड बी पार्टिसिपेटिंग पैसिफिक आइलैंड्स। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, पैसिफिक आइलैंड्स इन द ईस्ट टू लैटिन अमेरिका इन द वेस्ट। और की फोकस क्या रहेगा, वुड बी टू शेयर बेनिफिशियल आउटकम्स एंड प्रोग्रेस अचीव्ड इन कंसर्न्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ, कि किस तरह से हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं एक दूसरे का साथ में आके एक कोलैबोरेशन करके। ऑल्सो टू डेलिब्रेट ऑन द वे फॉरवर्ड फॉर ग्लोबल साउथ टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। जैसे ग्लोबल नॉर्थ साथ में ना, नॉर्थ वालों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा आगे, उसी तरह से अब ग्लोबल साउथ समिट में जो साउथ कंट्रीज है उनको भी अपना एक एसोसिएशन बना के चलना है, राइट, कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी अब आगे बढ़ रहे। सो द थीम फॉर फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, लास्ट ईयर पहला ग्लोबल साउथ समिट हुआ था एंड उसकी थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस,
यूनिटी ऑफ पर्पस, ये उसकी थीम थी। एंड हैड अ टोटल ऑफ 10 सेशन, जैसे इस बार 10 सेशंस हुए हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट। चलते हम लोग हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आज के, जो है पेज नंबर 16 पे। अब ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा ही, क्राइम ऑफ अडल्ट्री, की सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या बोल रहा है। अब द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स, उन्होंने सजेस्ट किया दैट अडल्ट्री शुड बी री इंस्टीट्यूटेड एज अ क्राइम, कि अडल्ट्री को एज अ क्राइम री इंस्टीट्यूट करना चाहिए। BNS बोले तो भारतीय न्याय संहिता 2023, द प्रपोज्ड लॉ, जो रिप्लेस करने वाला है IPC 1860 को। ओके, उसमें अडल्ट्री को एज अ क्राइम वापस से री इंस्टीट्यूट करना चाहिए। आज के डेट में अडल्ट्री की पोजीशन क्या है उसको एक बार ही देख लेते हैं। व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑन अडल्ट्री now? So until 2018 the IPC contained section 497 which defined adultery as criminal offense. Okay, 2018 से पहले इसको as a criminal offense देखा जाता था, जिसके लिए that have attracted up to 5 years of jail. Okay, जेल हो जाती थी 5 साल की, और फाइन या दोनों चीज़ें हो जाती थी। However only men could be punished. इस केस में क्या होता था ना, 497 सेक्शन के तहत सिर्फ और सिर्फ जो मेन है उनको पनिशमेंट मिलती थी, वुमेन्स को नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि वुमेन्स जो है मेंस जो है उनको पनिशमेंट मिलेगी एंड वुमेन्स को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे देखा जाता था कि वो बेचारी भटक गई है, राइट, वो अपने हस्बैंड के अधीन है और वो बेचारी भटक गई, उनको एज अ विक्टिमाइज देखा जाता था इस केस में भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। सच बताऊँ तो बहुत बहुत ज़्यादा गलत था। इन सच केस द वाइफ शैल नॉट बी पनिश्ड एज एन अबिटर। सो उनको पनिश नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो मेल पर्सन है सिर्फ और सिर्फ उसको पनिश किया जाएगा कि तुमने किसी और की वाइफ के साथ क्या किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, एंड बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स, बिकॉज दैट वुमेन इज द वाइफ ऑफ अनदर मैन without the consent or convenience of that man, such sexual intercourse not amounting टू द ऑफेंस ऑफ रेप। ये रेप तो नहीं है, लेकिन आपको गिल्टी होनी चाहिए क्योंकि आपने अडल्ट्री परफॉर्म की। ऐसे करके जो मेल है उनको पनिशमेंट दी जाती थी। लेकिन ये सारी चीज़ों में जैसे जैसे समय बदला, चीज़ें चेंज धीरे धीरे होते गई। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है? द डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ सेक्शन 497 एंड इट्स मैनिफेस्ट। देखो, अगर हम लोग ऐसे प्रॉपरली देखने जाए ना, तो सेक्शन 497 जो चीज़ बोल रहा है ना, वो वायलेट कर रहा है। किस किस चीज़ को वायलेट कर रहा है? आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, राइट टू इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड लाइफ रिस्पेक्टिवली, कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन को भी ये वायलेट करे क्योंकि मैन एंड वुमेन को सेम तरह से नहीं देखा जा रहा है। राइट टू इक्वालिटी का भी वायलेशन है एंड पर्सनल लिबर्टी का भी वायलेशन है। द कोर्ट अंडरलाइन द ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन एज अ फेसेस्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, राइटिंग फॉर हिमसेल्फ। सो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बट ऑल्सो द CGI सेड, CGI का क्या कहना है, इफ़ अडल्ट्री इज ट्रीटेड एज अ क्राइम, कि अगर अडल्ट्री को हम लोग एज अ क्राइम ट्रीट करेंगे तो वो ना मैट्रिमोनियल स्पीयर में एक प्राइवेसी जो है ना उसको एक्सट्रीम लेवल के ऊपर लेके जाएगा, राइट। सो ये बेटर रहेगा कि उसको सिर्फ हम लोग एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स रख ले, कि इट इज़ बेटर टू बी लेफ्ट एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, कि भैया अगर अडल्ट्री जैसा कोई सीन हो जाता है तो उस बेसिस पे हम लोग डाइवोर्स वगैरह दे सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, उसको क्राइम में मत रखो, ऐसा कहना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है विद डिटेल्स। ओके, ये आपको पेज नंबर 16 के ऊपर मिल जाएगा। और आपको क्या लगता है कि अडल्ट्री को एज अ क्राइम करार देना चाहिए या नहीं? डू यू फील कि इट शुड बी री इंस्टीट्यूटेड एज अ क्राइम इन BNS? सो जस्ट गो एंड कमेंट बिलो। ओके, सो गाइस चलते हम लोग हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है पेज नंबर 14 पे। तो ये देख रहे हो, ये गाज़ा का ही फोटो है कि किस तरह से लोग वहाँ पे कैसे रोटियाँ जो है वो सेकी जा रही है, और उनकी कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी ज़्यादा वर्स्ट होते जा रही है। सो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। UNSC अडॉप्ट रिजोल्यूशन कॉलिंग फॉर पॉजेस इन गाज़ा। सो गाज़ा में जो चीज़ें चल रही है, कल भी हमने अल शिफा हॉस्पिटल के बारे में, परसों भी मैंने आपको बताया था, राइट, परसों भी हमारी बात हुई थी इस बारे में कि वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कल भी बात हुई थी, इनफैक्ट कल एक आर्टिकल इसके ऊपर भी था कि कतर नेगोशिएट करने वाला है कि 50 जो हॉस्टेजेस है उनको हमास रिलीज़ कर दे एंड इजराइल जो है वो 3 डेज़ के सीज़ फायर के लिए मान जाए। तो वो सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे फिक्स नहीं हुई थी, लेकिन अब UN का भी तो कोई ना कोई रोल है। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल
अडॉप्टेड रेजोल्यूशन कि हम लोग किसी भी तरह से क्या करेंगे, गाजा में जो ये सारी चीज़ें चल रही है ना उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो वोटिंग हुई, तो वोट इन 15 मेंबर काउंसिल वॉज 12-0 विथ यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया abstaining, ये लोग तो थे ही नहीं, एंड द यूएस एंड यूके abstained बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशंस फेलियर टू कंडेम हमास सरप्राइज क्रॉस बॉर्डर अटैक। इन्होंने क्यों abstain किया? क्योंकि हमास ने सरप्राइजिंगली क्रॉस बॉर्डर अटैक कर लिया था। उस टाइम पे ये रेजोल्यूशन कहाँ था? आज के डेट में अगर आप लागू करवा रहे हो तो कहा था। एंड रशिया बिकॉज ऑफ फेलियर टू डिमांड अ ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर विच इसराइल एंड यूएस स्टेट्स ओपोज, कि ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर को अपोज कर रहे हैं दोनों के दोनों जन, कि अगर ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर कराना था तो 7 अक्टूबर को नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। द फाइनल ड्राफ्ट, just a minute, so the final draft watered down language from demands to calls for humanitarian pauses and for the immediate and unconditional release of all hostages held by Hamas and other groups। कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये फाइनल कॉल है ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस के लिए, एंड जितने भी हॉस्टेजेस आप लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं हमास और जो भी अदर ग्रुप्स है उनको रिलीज करा दिया जाए। बट स्टिल द रिजोल्यूशन विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय माल्टा मैनेज टू ओवरकम सीरियस डिफरेंसेस। ये रेजोल्यूशन वगैरह का कॉल किया है यूएनएससी ने, लेकिन इसका कुछ यूज़ नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फेल हो चुका है, क्योंकि अडॉप्ट ही नहीं हो पाया। कम से कम 9 वोट्स मिलने चाहिए, 9 वोट्स नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ 5 वोट्स मिले, इसलिए ये कहीं पे भी वैलिड नहीं हो रहा है, कहीं पे भी लागू नहीं हो रहा है। द वोट was 5 countries in favor, the US opposed and 9 absentees. It was not adopted because it failed to get minimum 9 votes। कम से कम 9 वोट्स चाहिए था जो कि नहीं मिले। राइट इजराइल्स यूएन एम्बेसडर गिलैड एडन, इन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करते हुए ये भी कहा है दैट द रेजोल्यूशन इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी एंड इज मीनिंगलेस, कि रेजोल्यूशन सिर्फ रियलिटी से जो है वो डिसकनेक्टेड ही नहीं है, लेकिन ये मीनिंगलेस भी है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ही क्रिटिसाइज द काउंसिल्स फेलियर टू कंडेम हमास, क्लेमिंग द मिलिटेंट्स वर अलाउिंग ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन टू डेट्रॉइट, सो द यूनाइटेड नेशंस वुड प्रेशर इजराइल टू गो बैक ऑफ गाजा। ये क्या किया जा रहा है? इसराइल के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ होने नहीं वाले, इट विल नॉट हैपन, ऐसा बोल दिया है इसराइल के यूएन एम्बेसडर गिलैड ने। ये कहा है कि दिस विल नॉट हैपन, इसराइल विल कंटिन्यू टू एक्ट। इसराइल तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक वो हमास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर लेता और अपने जो हॉस्टेजेस है उनको रिटर्न लेके नहीं आ जाता है, तब तक ये सारी जो चीज़ें हैं ये चलता ही रहेगा। कोई भी रेजोल्यूशन हमको इससे नहीं रोक सकती। ओके, ये आर्टिकल आपको पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा गाइस। सो आज के लिए इतने ही आर्टिकल्स थे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। एंड आपको किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है करियर के किसी भी पड़ाव पे, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इसके ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और गाइस हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पक्का से वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उधर हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं नोट्स। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल हम इसी तरह से हमारे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।